नमस्कार, स्वागत है आपका। हिंदी खबर देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ दीक्षित। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। हेमकुंड साहिब के लिए आज पहला जत्था रवाना होने वाला है। तो आज यात्रियों का पहला जत्था रवाना होगा। सीएम पुष्कर सिंह धामी जत्थे को रवाना करेंगे। पंच प्यारों की अगुवाई में ये जत्था रवाना होगा। 25 मई को हेमकुंड साहिब के कपाट खुलने वाले थे। बड़ी जानकारी, सीएम पुष्कर सिंह धामी जत्थे को आज रवाना करेंगे। तो वही पंच प्यारों की अगुवाई में ये जत्था रवाना होगा। तो 25 मई को हेमकुंड साहिब के कपाट खुलेंगे, उसके लिए ये जत्था आज रवाना कर दिया गया। तो ये बड़ी जानकारी, बड़ी अपडेट आप तक पहुंचा दे रहे हैं। आज यात्रियों का पहला जत्था रवाना होने वाला है और इस जत्थे को खुद पुष्कर सिंह धामी रवाना करेंगे। तो पंच प्यारों की अगुवाई में ये जत्था रवाना होगा। तो वहीं साथ ही आपको बताते चले कि 25 मई को फिलहाल कपाट भी खुलेंगे। हेमकुंड के कपाट 25 मई को खुलने हैं, जिसके लिए आज यात्रियों का पहला जत्था रवाना हो गया है। तो ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी शुभांगी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। शुभांगी, आज पहला जत्था रवाना होने वाला है, क्या कुछ अपडेट है? कब तक ये जत्था रवाना हो जाएगा? आज समय क्या होगा लगभग? बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से चार धामों में हम देख रहे हैं बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। अब हेमकुंड साहिब के कपाट जो है 25 तारीख को खुलने जा रहे हैं, जिसको लेकर तैयारियां लगातार की जा रही हैं। और ऐसे में आज 11:30 बजे के करीब मुख्यमंत्री जो है ऋषिकेश पहुंचेंगे और ऋषिकेश से पहला जत्था जो है वो हेमकुंड साहिब के लिए रवाना किया जाएगा। क्योंकि हेमकुंड साहिब जो है, देखिए सिखों के तीर्थ स्थल जो है वो माना जाता है। बड़ी संख्या में श्रद्धालु वहाँ पहुंचते हैं। ऐसे में आज से ही हम देखेंगे कि एक जत्था यहाँ से मुख्यमंत्री के द्वारा रवाना किया जाएगा और कहीं ना कहीं 25 तारीख को इसके कपाट खुलेंगे। उससे पहले तैयारियां जो है जोरों शोरों से चल रही है। साज सजावट की हम बात करें या फिर क्योंकि वहां पर हम देखते हैं कि वहां पर बर्फबारी बहुत ज्यादा होती है। ऐसे में लंबे समय से बर्फबारी हटाने का काम, रास्ता बनाने का काम जो है लगातार किया जा रहा है और अब वहां पर लगभग तैयारियां जो है वो पूरी हो चुकी है। श्रद्धालु भी बड़ी संख्या में रजिस्ट्रेशन करते हुए नजर आ रहे हैं, ऑनलाइन हो या ऑफलाइन हो। जिस तरीके से हम चारों धामों में देख रहे हैं कि बड़ी संख्या में रजिस्ट्रेशन हो रहे हैं, इसी तरीके से हेमकुंड साहिब के लिए भी जो श्रद्धालु हैं वो देश और विदेश से आने वाले हैं और काफी उत्साहित जो है वो नजर आ रहे हैं। और आज 11:30 बजे के करीब जो है ऋषिकेश से मुख्यमंत्री ये जत्था जो है रवाना करते हुए नजर आएंगे। बिल्कुल शुभांगी, देखिए उत्तराखंड को वैसे भी देवभूमि कहा जाता है। हेमकुंड की बात कर लें या फिर हम चार धाम यात्रा की बात कर लें, लेकिन पिछली बार की तुलना में जैसे कि अभी इस साल हम देख रहे हैं कि चार धाम यात्रा में जो लोग पहुंच रहे हैं उनकी संख्या काफी कम है। तो क्या हेमकुंड जाने वाले लोगों की भी संख्या में कुछ बदलाव नजर आएगा इस साल? बिल्कुल, देखिए हम देख रहे हैं कि हर वर्ष बड़ी संख्या में चार धाम में लोग आते हैं। हालांकि कई बार जो स्ट्रेंथ है वो कम नज़र आती है, कई बार स्ट्रेंथ जो है वो ज़्यादा नज़र आती है। वो फ्लक्चुएट करता रहता है जो उसकी संख्या है। और ऐसे में हेमकुंड साहिब के लिए भी लगातार रजिस्ट्रेशन जो है वो हो रहे हैं। और अब क्योंकि 25 तारीख को हेमकुंड साहिब के कपाट खुल रहे हैं, तो जैसे मैंने कहा कि ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीके से रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं। आज पहला जत्था जो है वो रवाना होगा। कहीं ना कहीं उत्साह जरूर नजर आता है, क्योंकि चार धाम के लिए केवल हमारे प्रदेश से नहीं, देश से नहीं, बल्कि विदेश से भी लोग यहाँ पर पहुंचते हैं। एक अलग उत्साह श्रद्धालुओं में नजर आता है और यही कारण है कि यहाँ पर जो लोकल व्यावसायिक लोग हैं उनके चेहरे भी खिले हुए हैं, जो पंडा पुरोहित हैं उनके भी चेहरे खिले हुए हैं और श्रद्धालु तो कहीं ना कहीं जो पंजीकरण केंद्रों में पहुंच रहे हैं वो भी काफी खुश और उत्साहित नजर आ रहे हैं। तो हम कह सकते हैं कि इस बार की चारधाम यात्रा जो है काफी सुखद जा रही है, बहुत सुखद तरीके से संचालित हो रही है। हालांकि स्ट्रेंथ में कहीं ना कहीं कई बार कमी देखने को जरूर मिल रही है, कई सारे कारण उसके हो सकते हैं, लेकिन कोशिश लगातार ये की जा रही है कि जितनी भी संख्या यहाँ पर पहुंच रही है, जितने भी श्रद्धालु यहाँ पर पहुंच रहे हैं, उनको हर तरीके की सुविधा जो है वो प्रदान की जा सके, चाहे वो शौचालय हो, पीने का पानी हो, खाने की व्यवस्था हो, रुकने की व्यवस्था हो या फिर दर्शन करवाने की व्यवस्था हो। लगातार विभागों को निर्देशित भी किया जा रहा है और तमाम लोग जो है इस पर मॉनिटरिंग कर रहे हैं। बिल्कुल शुभांगी, तमाम जानकारी के साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ते हैं तो वन नेशन वन इलेक्शन के लिए गठित ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी को 2 दिवसीय दौरे पर उत्तराखंड पहुंची। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी की बैठक में भाग लेने के लिए पहुंचे हैं। तो आपको बता दें कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि वन नेशन वन इलेक्शन इस देश के लिए जरूरी है। सीएम ने कहा कि उत्तराखंड जैसे छोटे पहाड़ी राज्य के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि बार बार इलेक्शन करने से राज्य पर खर्च का बोझ बढ़ता है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भारत के लिए ये बड़ी सोच है कि इससे अरबों रुपया बचेगा और साथ ही लोकतंत्र और भी ज्यादा मजबूत होगा। वन नेशन वन इलेक्शन ये देश की ज़रूरत है और आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो इस दिशा में कमेटी बनाई है, लोगों के सुझाव लिए जा रहे हैं, निश्चित रूप से एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक निर्णय होगा। और वन नेशन वन इलेक्शन होने से
समय की भी बचत होगी, संसाधनों की बचत होगी और बहुत देश और राज्यों की तरक्की में बहुत बड़ा योगदान होगा। अगर मैं उत्तराखंड राज्य की दृष्टि से कहूँ तो पिछले 3 सालों में लोकसभा, विधानसभा और निकाय के चुनाव में 3 वर्षों में 175 से ज़्यादा दिनों तक आचार संहिता लगी होने के कारण से पूरी प्रशासनिक मशीनरी अनवरत रूप से जो काम करती है उसमें रुकावट पैदा हो जाती है। अनेक काम जो है विकास के रुक जाते हैं। लगभग 40-45 हज़ार कर्मचारी हमारे और अधिकारी इस काम में लगते हैं चुनाव को संपन्न कराने में। तो बहुत बड़ा एक मैं कहूँ कि मैन पावर की दृष्टि से, संसाधनों की दृष्टि से बहुत बड़ा खर्चा होता है। इसमें सब में जो है रोक लगेगी। आगे बढ़ेंगे। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने नैनीताल के रामनगर स्थित भगत सिंह चौक पर आधे घंटे का मौन व्रत रखा। हरदा ने कहा कि रिस्पना बिंदाल में एलिवेटेड रोड बनाए जाने का समाचार मिला है, इसका स्वागत है, लेकिन इसकी जद में बसे हुए लोग चिंतित और व्यथित हैं। हमारी सरकार में मलिन बस्तियों का सर्वेक्षण कराया गया। जब कांग्रेस की सरकार थी तब 2016 में विधानसभा में एक कानून पारित कर इन बस्तियों को वैधता दी गई थी। हरीश रावत ने कहा कि सरकार ने एलिवेटेड रोड की घोषणा तो कर दी है, लेकिन बड़ी संख्या में जो लोग इस योजना से बेघर होंगे उनके लिए पुनर्वास की कोई भी योजना अभी तक नहीं सामने रखी गई। मेरा ये मौन राज्य सरकार को सजग करने की दिशा में कदम है। जहां देश भर में तिरंगा यात्रा के बाद अब कांग्रेस देश भर में जय हिंद की रैली निकालने जा रही है। उत्तराखंड में भी 31 मई को हल्द्वानी में कांग्रेस जय हिंद रैली का आयोजन होने जा रहा है। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद कांग्रेस ने देश भर में तिरंगा यात्रा निकाली। अब ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारतीय सैनिक बलों द्वारा दुश्मन देश पाकिस्तान के खिलाफ देश के सैन्य बलों के अदम्य साहस के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करने के लिए देश भर में कांग्रेस द्वारा हिंद रैलियों का आयोजन होगा। हल्द्वानी में 31 मई को विशाल जय हिंद रैली आयोजित की जाएगी। कांग्रेस की जय हिंद रैली पर बीजेपी ने निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस के पास कहने के लिए कुछ भी नहीं है। देखिए, कांग्रेस के पास कहने के लिए अब कुछ नहीं है। वो कुछ भी निकाले उसका बहुत बड़ा असर जनता में पड़ने वाला नहीं है। जनता कांग्रेस की असलियत को जान चुकी है। आप देखिए किस तरीके से सिंदूर ऑपरेशन में ही सवाल खड़े के करने का काम भी तो कांग्रेस ही कर रही है। उनके बड़े नेता देखिए क्या पूछ रहे हैं, क्या क्या नहीं कह रहे हैं। तो कांग्रेस का जो चाल चरित्र है वो सबके सामने है और सब उस बात को समझ रहे हैं। और प्रदेश की जनता, इस प्रदेश की महान जनता कांग्रेस को अच्छी तरह से समझ चुकी है। अभी पाकिस्तान और हिंदुस्तान के बीच में जो कुछ हुआ और उसमें जो वीरता, साहस और पराक्रम हमारी फौजों ने दिखाया है, उसको लेकर एक झंडा रैली हल्द्वानी में सुनिश्चित की गई है। क्योंकि एक संविधान बचाओ रैली हमारी देहरादून हो चुकी जिसमें सचिन पायलट जी आए थे। ये 31 तारीख को इसी महीने हल्द्वानी में झंडा रैली के नाम से एक बड़ी भव्य रैली ये होने जा रही है। इसमें सेना के साहस, शौर्य इत्यादि का उल्लेख, उनका सम्मान होगा। मैक्सिमम हम एक्स फौजी जो हैं, हमारे पूर्व सैनिक जो हैं, उनको उसमें आमंत्रित कर रहे हैं। तथा जो हालात हैं इस समय के, जिसमें ट्रंप ने जो बोला है खासकर उस विषय पे, जो बात साजिया जी के विरुद्ध कही गई या अन्य हमारे सैन्य अधिकारियों के खिलाफ कही गई, वो बातें हैं। उत्तराखंड में स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर करने के धामी सरकार के दावों की हकीकत क्या है, ये पौड़ी जिले के मजियाड़ी मल्ली गांव में देखने को मिली, जहां एक बीमार महिला को अस्पताल ले जाने के लिए ग्रामीणों को महिला को कंधे पर लादकर मीलों तक सफर करना पड़ा। सोशल मीडिया में पोस्ट वीडियो में एक ग्रामीण बता रहा है कि कैसे उन्हें बरसों से सड़क के नाम पर केवल आश्वासन ही मिला है। तो वहीं इस मामले को लेकर कांग्रेस ने सरकार पर निशाना साधा। कांग्रेस का कहना है कि धामी सरकार के विकास के दावों की यही जमीनी सच्चाई है। रिपोर्ट देखिए। फोन पर समस्याओं के हल का दिखावा, सड़क स्वास्थ्य पर बेंथामी का दावा, पौड़ी में कंधे पर बीमार महिला, सवालों में सरकार, मुख्यमंत्री तक कब पहुंचेगी ग्रामीणों की पुकार। हाँ, नमस्ते, मैं पुष्कर सिंह धामी बोल रहा हूँ। नमस्कार सर। ये लक्ष्मी देवी जी के यहाँ से बोल रहे हैं? जी, मन तो भाई बोल रहा सर। अच्छा, वो पिताजी की पेंशन के लिए जो मैंने कहा था उस दिन बात हुई थी मेरी, वो पेंशन मिल गई क्या?
जी होगा सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपकी सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद। ये वीडियो है सीएम पुष्कर सिंह धामी का, जिसमें सीएम हेल्पलाइन 1905 में दर्ज शिकायतों के समाधान के बाद मुख्यमंत्री फोन पर शिकायतकर्ताओं से फीडबैक ले रहे हैं। सीएम पेंशन, स्वास्थ्य, जीपीएफ जैसी समस्याओं पर दर्ज शिकायतों पर लोगों से बातचीत कर रहे हैं। कुल मिलाकर सीएम का ये वीडियो इसलिए पोस्ट किया गया है जिससे देखने वाले ये समझें कि जन समस्याओं के समाधान को लेकर मुख्यमंत्री कितने गंभीर हैं। लेकिन देहरादून सचिवालय में कैमरों के सामने नजर आ रही ये गंभीरता पहाड़ तक पहुंचते पहुंचते कैसे गायब हो जाती है, ये पौड़ी जिले के लैंसडाउन विधानसभा क्षेत्र के मजियाड़ी मल्ली गांव में देखने को मिला है, जहां एक बीमार महिला को अस्पताल ले जाने के लिए ग्रामीणों को महिला को लकड़ी के कामचलाऊ स्ट्रेचर के सहारे कंधे पर लादकर मीलों का सफर तय करना पड़ा। गांव के ग्रामीण आशु जोशी ने ये वीडियो पोस्ट कर बताया है कि किस तरह उन्हें बीमार महिला को लकड़ी के स्ट्रेचर पर लिटाकर मीलों दूर ले जाना पड़ा, क्योंकि उनके गांव तक पहुंचने के लिए कोई सड़क ही नहीं है। ग्रामीण का कहना है कि वो बरसों से सड़क की मांग कर रहे हैं, लेकिन उन्हें मिला है तो सिर्फ आश्वासन। मैं आशु जोशी, ग्राम मजियाड़ी मल्ली, पोस्ट गिरोली, बायर खिणखाल, जिला पौड़ी गढ़वाल, लैंसडाउन विधानसभा क्षेत्र से बोल रहा हूँ। देखो कितना बड़ा दुर्भाग्य है, आज हम एक बीमार महिला को कंधों पे बिठाकर ले जाना पड़ रहा है, क्योंकि हम अभी भी इस युग में मोटर मार्ग से वंचित हैं। हमारे तमाम जनप्रतिनिधियों के आश्वासन के बावजूद भी हम लगातार सड़क की मांग कर रहे हैं, लेकिन अभी तक हमें मोटर मार्ग उपलब्ध नहीं हुआ। इस मामले को लेकर कांग्रेस ने सरकार को घेरा है। कांग्रेस का कहना है कि सीएम धामी फोन पर जन समस्याओं के समाधान का दिखावा करते हैं, लेकिन पहाड़ पर सड़क, स्वास्थ्य जैसी बुनियादी सुविधाओं के मामले में सरकार के दावे फेल हो जाते हैं। और पौड़ी के लैंसडाउन विधानसभा क्षेत्र के मजियाड़ी मल्ली में यही देखने को मिल रहा है। वहीं बीजेपी का कहना है कि सरकार जन समस्याओं के समाधान को लेकर गंभीर है और जहां कहीं भी दिक्कतें हैं उसे दूर करने का प्रयास किया जा रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी टेलीफोन पर लोगों की शिकायतें दर्ज कर रहे हैं, समाधान कर रहे हैं, पर जो मुंह बाहे जो समस्या स्वास्थ्य सेवाओं की है वो तो बड़ी चिंताजनक है, गंभीर स्थिति हो गई है। और कल ही की बात है कि लैंसडाउन क्षेत्र में एक गांव से लकड़ी के स्ट्रेचर में महिला को लेकर आया है। जो इतना बुरा हाल है कि उत्तरकाशी हो, पौड़ी हो, चमोली हो और पिथौरागढ़ अल्मोड़ा हो, ऐसे दुर्गम क्षेत्रों में महिलाओं का प्रसव जो है सड़कों पर हो रहा है, बसों में हो रहा है, शौचालय में हो रहा है। और सरकार का दावा जो है कि डबल इंजन है, ट्रिपल इंजन है, वो तो दावा हवाई है। उन अपवादों को लेकर के आरोप लगाना कि भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन सरकार सड़कें नहीं बना रही है, स्वास्थ्य व्यवस्था नहीं कर पा रही है, कतई निराधार है। और पिछले 7 सालों में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में अभूतपूर्व प्रगति जो है सड़क के क्षेत्र में हुई है, स्वास्थ्य के क्षेत्र में हुई है, बहुत ही बेहतर व्यवस्थाएं हुई हैं, लेकिन परफेक्शन कहीं भी नहीं होता है। अभी भी बहुत कुछ किए जाने की गुंजाइश है और उसके लिए सरकार निरंतर प्रयत्नशील है। ये 2 वीडियो देवभूमि में विकास के दावों की सच्चाई बखूबी बयां कर रहे हैं, जिसमें एक तरफ सत्ता है तो दूसरी तरफ जनता। एक ओर सत्ता का दिखावा है तो दूसरी ओर हकीकत। एक वीडियो में सीएम जनता की पुकार सुनने के दावे कर रहे हैं तो दूसरी ओर जनता अपनी गुहार के सुने जाने का इंतजार कर रही है। देखना होगा कि जन समस्याओं पर संवेदना के साथ काम करने का दावा करते मुख्यमंत्री धामी मजियाड़ी मल्ली के ग्रामीणों की गुहार कब तक सुन पाते हैं। देहरादून से संवाददाता शुभांगी भट्ट, दीपिका भंडारी और अशोक कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर। आगे बढ़ेंगे, एक बड़ी अपडेट सामने आ रही है जहां उत्तरकाशी के बड़कोट के खरादी में बादल फटा, तो बादल फटने की जानकारी। खरादी में बादल फटने से यातायात बाधित हुआ, सड़क के दोनों ओर गाड़ियां फंस गई। किसी तरह के नुकसान की अभी तक फिलहाल कोई खबर सामने नहीं आई है। तो उत्तरकाशी से बड़ी जानकारी, जहां बादल फटने की खबर मिली, तो आपको बता दें कि सड़क के दोनों ओर कई गाड़ियां इस दौरान फंस गई। नुकसान की अभी तक फिलहाल कोई भी खबर सामने निकलकर नहीं आई है। तो ये उत्तरकाशी के बड़कोट के खरादी
से ये खबर मिली, जहां पर बादल फटने की जानकारी। तस्वीरों में देखिए किस तरीके से बादल फटा और दोनों रास्ते की दोनों गाड़ियां फंसी हुई नजर आ रही हैं। तो बादल फटने से फिलहाल अभी तक क्या नुकसान हुआ है इसकी कोई जानकारी तो नहीं मिली, लेकिन तस्वीरों में देखा जा सकता है कि स्थिति कितनी भयावह रही है। आगे बढ़ेंगे। पौड़ी के बीरोखाल के रसिया महादेव में भारी बारिश से अफरा तफरी मची। भारी बारिश के बाद खटलगढ़ में अचानक जलस्तर बढ़ने से नदी के किनारे बसे लोगों में दहशत का माहौल है। प्रशासन ने नदी किनारे बसे लोगों को सुरक्षित जगहों पर जाने की चेतावनी दी। फिलहाल जान माल के नुकसान की कोई भी खबर नहीं मिली। आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे लक्सर से, जहां अचानक मौसम ने पलटी मारी है। बारिश होने से लोगों को भीषण गर्मी से राहत जरूर मिली। बारिश होने के कारण किसानों के चेहरे पर खुशी खिले, लेकिन बारिश होने से गन्ने और चारे की फसलों की सिंचाई हुई है। इस बारिश से किसानों को काफी फायदा हुआ। जहां किसानों की जो गन्ने की खेती थी उसमें सिंचाई भी हुई। खबर टिहरी से है, जहां सरकार महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए तमाम योजनाएं चला रही है, जिससे महिलाओं की आर्थिक मजबूत किया जा सके। इसी कड़ी में टिहरी बखरियाड़ा गांव की महिलाएं नेचुरल फाइबर से तमाम सामान बना रही हैं, जिसे मार्केट में लोगों द्वारा खास पसंद भी किया जा रहा है। महिलाओं द्वारा बनाए गए उत्पादों से वो आत्मनिर्भरता की ओर आगे बढ़ रही हैं। महिलाएं पारंपरिक खेती के साथ ही जूट और भीमल के रेशे से बनने वाले उत्पादों का प्रशिक्षण भी कर ले रही हैं। महिलाओं के सशक्तिकरण और आत्मनिर्भरता के लिए संचालित योजनाओं से महिलाओं को जोड़ा जा रहा है। हमें उद्योग विभाग द्वारा प्रशिक्षण दिया जा रहा है जूट का और सेलू का। मैं धन्यवाद करती हूँ अपने मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी का, जिनके द्वारा ग्राम की महिलाएं ये सब कार्य सीख रही हैं और उनकी आर्थिक स्थिति भी अच्छी हो रही है। धन्यवाद। 15 जून से मानसून की शुरुआत होने जा रही है और अभी तक नगर निगम हरिद्वार ने नाली नालों की सफाई के लिए टेंडर पास नहीं किए, जिस कारण जौलपुर व्यापार मंडल ने नगर निगम हरिद्वार के एमएनए को ज्ञापन देते हुए मानसून शुरू होने से पहले सभी नाली नालों को साफ कराने की मांग की। वहीं नगर निगम के अधिशासी अभियंता ने बताया कि कुल 15 टेंडर में से 4 टेंडर लग चुके हैं और बाकी 11 टेंडर 23 और 24 मई तक हो जाएंगे। पहले लगे हुए थे, जब से मैंने यहाँ ज्वाइन करा है उसमें 4 टेंडर तो हो गए हैं इनके। अभी 11 टेंडर फिर से 23 तारीख को और 24 तारीख को आमंत्रित हैं। 23 को बिकने हैं और 24 को वो खोले जाएंगे। अब 15 जून से सरकारी आंकड़ों के हिसाब से मानसून आ जाएगा। अभी तक नालों का टेंडर हुआ नहीं हुआ, नाले सफाई होंगे, मात्र खानापूर्ति होगी। हमने पहले भी लिख के दिया कि नालों की सफाई सकिंग मशीन से गंगा प्रदूषण की मशीन लगा के नाले खाली कराए जाए, सफाई की जाए, लेकिन मात्र खानापूर्ति होती है। बड़े बड़े बिल लग जाते हैं और व्यापारी जैसे है उसकी दुकानों में वैसे ही आधे घंटे की बारिश में जल भराव होगा। 4-4, 5-5 फुट पानी उसकी दुकान। आज एमएनए साहब से मिले हैं, उन्हें हरिद्वार की भौगोलिक स्थिति के बारे में बताया, ज्वालापुर की भौगोलिक स्थिति के बारे में बताया, कनखल की भौगोलिक स्थिति, जो मानसून आने वाला है और मानसून के आने से पहले प्रशासन को सचेत किया है कि अगर नालों की सफाई नहीं हुई तो जो बर्बादी व्यापारियों की होती है, एक एक दुकान में 4-4, 5-5 फुट पानी भर जाता है। रुद्रपुर के मनोज सरकार स्टेडियम का नाम बदलकर शिवालिक खेल परिसर किए जाने के विरोध में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने दिनेशपुर के सुभाष चौक पर प्रदर्शन किया। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने भाजपा सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए पुतला दहन किया। पुतला दहन के बाद कांग्रेस ने प्रेस वार्ता कर कहा कि बंगाली समाज का लगातार अपमान किया जा रहा है। पहले विधायक मुन्ना सिंह चौहान ने बंगाली समाज के प्रति गलत शब्द का इस्तेमाल किया था और अब फिर बंगाली समाज के अर्जुन अवॉर्डी मनोज सरकार का भाजपा सरकार ने अपमान किया है। बंगाली समाज को अपमानित कर रहे हैं भाजपा सरकार। आपका कहना है बंगाली समाज क्या करेंगे? इस बार जो है जितना अपमानित करना था बीजेपी ने कर लिया है। हमें कलकत्ता भी भगा रहे हैं। मनोज सरकार का जो हमारे बहुत गरीब परिवार से आता है, बहुत मेहनत करके उन्होंने जो है ये पद हासिल, वो खेल जो है जीता था और उनके नाम से बीजेपी वालों ने ही उनका नाम रखा था खेल स्टेडियम का। आज
बीजेपी सरकार सोचती है अरे ये तो हमसे गलती हो गई, ये तो बंगाली था,